गुड मॉर्निंग। तो हाल ही में एक बहुत बड़ा टॉपिक जो डिस्कशन में रहा है उसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड, जो बहुत जल्दी हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करने वाला। चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर हमें डायरेक्ट टैक्स कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। कितने सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंडिया में आ जाए और क्यों आए। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं। जैसे इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं समझने के लिए कि टैक्सेस की ज़रूरत सरकार को पड़ती किस लिए। तो टैक्सेस की ज़रूरत सरकार को पड़ती है हमारे रेवेन्यूज़ को, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद उन नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को करने के लिए जिससे कि एक कंट्री प्रॉपरली डेवलप कर सके, तेज़ी से विकास कर सके। तो अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, तो उसके कुछ सोर्सेज यहाँ पे हैं। जैसे सबसे बड़ा सोर्स जो है रेवेन्यू का, दैट इज़ इनकम टैक्स। तो हमारा सबसे ज़्यादा पैसा इनकम टैक्स से आता है। दूसरे रैंक पे है कॉरपोरेशन टैक्स, तीसरे रैंक पर है जीएसटी। हालांकि जीएसटी इनडायरेक्ट है और यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आइटम है वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। मतलब सरकार हर साल उधार लेती है क्योंकि सरकार की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और जो सोर्सेज हैं इनकम है वो कम है। अब अगर थियरी की बात करें तो थियरी के अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री को कम से कम उसकी जीडीपी का 25% टैक्स कलेक्शन मिलना चाहिए। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल टैक्स कलेक्शन है सेंटर का वो बेयरली 12% है। वहीं एडवांस कंट्री के अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यूएस का 25% से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है, और जितने भी आपके ओईसीडी के कंट्रीज़ हैं या G7 के कंट्रीज़ हैं उनकी टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडिया का टैक्स कलेक्शन कंपैरेटिवली बहुत कम है। और इसी वजह से हमारी बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है। अगर बोरोइंग्स हम ज़्यादा करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन भी बढ़ेगा, और साथ में गवर्नमेंट बहुत सारे डेवलपमेंटल और नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं कि हमने डायरेक्ट टैक्स कोड की शुरुआत कब की थी। तो इंडिया में पहली बार डायरेक्ट टैक्स कोड की बात हुई थी इन ईयर 2009-10, और तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाए। पर्पस क्या है? तो पर्पस है कि जो हमारे टैक्स पेयर जो काफ़ी सालों से 1% पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, इनको बढ़ा के कम से कम 7.5%। जस्ट इमेजिन कि 1% लोग मिलके अभी टोटल रेवेन्यू का 19% देते हैं। अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में। तो जस्ट इमेजिन कि 7.5% लोग गवर्नमेंट को कितना बढ़ा के रेवेन्यू देंगे। हालांकि इसके पहले गवर्नमेंट को ज़रूरी था कि वो जीएसटी लेके आए। तो जीएसटी फाइनली इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में, जिसकी शुरुआत हुई थी केलकर कमेटी से 2004 में। तो 13 साल लग गए। और वैसे ही डीटीसी की बात हमने पहली बार की थी 2009-10 में। अब ऐसा लग रहा है कि 2025 में डीटीसी को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफॉर्म है, वैसे ही ये डायरेक्ट टैक्सेस का रिफॉर्म। पर्पस वही है कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। रीज़न यहाँ समझते हैं। ये है G20 के कंट्रीज। इन G20 के कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनका अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज़ लोएस्ट, सबसे कम है, एक जस्ट $2,600 पर ईयर। और वहीं अगर हम कंपैरिजन चाइना से करें तो इसका पर कैपिटा इनकम है $13,000 से भी ज़्यादा। अब सोचिए कि जिन कंट्रीज़ ने शुरुआत एक साथ की, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, 1949 में चाइना को, लेकिन आज चाइना इंडिया से काफ़ी बड़ी इकॉनमी है। जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी कम। तो सोचिए कि आखिर ऐसा चाइना ने कैसे किया, और इसके पीछे सबसे बड़ा राज है इनकी टैक्स पॉलिसी और इनके जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ रहे। तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ लैक ऑफ मनी और रिसोर्सेज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमारे पास पैसों की अक्सर कमी रही है। तो कैसे बढ़ाएं बिना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किए? तो उसके लिए हमें टैक्स रिफॉर्म्स करना पड़ा, और इसी रिफॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्स के बाद बारी आती है डायरेक्ट टैक्स की। और अगर डायरेक्ट टैक्स कोड से हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमारी बोरोइंग्स कम होगी,
और हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो जो हमारा टैक्स का ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। जैसे मेंटेनिंग डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, जैसे आपको पता ही है हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो अक्सर कुछ न कुछ सीमा पर विवाद बनाते ही रहते हैं और उसके लिए हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और वैसे ही दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो अगर हम पुलिस को मॉडर्नाइज करना चाहें तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। वैसे ही रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, जैसे गवर्नमेंट कई प्रोग्राम्स बनाती हैं ताकि जो पुअर सेक्शन के लोग हों उनको डायरेक्टली सपोर्ट मिल सके, और यहाँ भी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। और इसको कॉम्प्रहेंसिव रूप में प्रेजेंट करने के लिए या अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इन सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए फिर एक बड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हमने ये कर लिया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत हद तक कम कर ली जाएंगी। और अगर इनकम इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक लॉ एंड ऑर्डर की सॉल्व हो जाती है। जैसे देखा होगा जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम उतना नहीं होता। और अगर इनके नेबर्स ज़्यादा एजुकेटेड हैं और बराबर एजुकेटेड हैं, जैसे देखिए यूरोपियन यूनियन ये वही कंट्रीज़ है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इसके प्राइम मेंबर्स थे जो कि वॉर लड़ रहे थे, लेकिन आज इन्होंने यूनियन बना रखा है और इनके घर में ये आपस में किसी के घर में किसी के देश में आ जा सकते हैं। तो मोर और लेस दे हैव मिनिमाइज देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर। व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है लेकिन नेसेसरी होता है। मतलब इससे हमारा फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका पड़ोसी उतना एजुकेटेड नहीं है। अगर एक कंट्री अपने आप को ठीक कर लेता है तो उसके बहुत हद तक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि अभी वो फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, और जिसके लिए उन्हें चाहिए एक बहुत बड़ा कैपिटल बेस जो कि आ सकता है टैक्सेस। और यही वजह है कि हम टैक्स रिफॉर्म्स में काफ़ी आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि यहाँ पर हम अगर चीज़ों को देखें तो हम कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हैं अभी के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स में। अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमने बढ़ा लिया थ्रू डीटीसी तो हम शायद इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने में सफल हो जाएं, सक्षम हो जाएं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बढ़िया टैक्स है और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स उतना बढ़िया नहीं होता। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, डेवलपमेंटल नेचर का होता है, और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है, और ज़्यादातर इसका बर्डन पड़ता है पुअर्स पे। और इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है पोवर्टी। तो यहाँ पुअर्स ज़्यादा हैं और बर्डन भी पुअर्स पे ही ज़्यादा पड़ रहा है थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे ही अगर हम देखें तो ये इन्फ्लेशनरी नेचर का होता है, एंड रिमेंबर दैट इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, क्योंकि जैसे ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है वो सीधा सीधा आपके ग्रोथ रेट को कम करने का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि सब लोग पे करते हैं और इसको इनएफिशिएंट नेचर का माना जाता है इसी वजह से, बिकॉज ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। प्रोडक्शन को भी कम कर देता है और कंजम्पशन को। तो इसीलिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हमारे पास डायरेक्ट टैक्स से अच्छा खासा कलेक्शन आता है। और यही वजह है कि डायरेक्ट टैक्स कोड चर्चा में है। हालांकि गवर्नमेंट चाहती थी इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जस्ट आफ्टर 2017। जैसे हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट कर लिया था, हमने सोचा था कि 2-3 साल में हम डीटीसी ले आएंगे, लेकिन जीएसटी जैसा एक्सपेक्ट था वैसा ना तो बिजनेस कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया और ना ही लोगों को उतनी आसानी से समझ में आया। अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली कंट्री जीएसटी को लेके काफ़ी कंफर्टेबल हो गई है,
और वो नए टैक्स रिफॉर्म्स के लिए प्रिपेयर्ड है, और इसीलिए हम DTC लेके आ रहे हैं, जिसका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है 2009-10 से लेके 2025। तो ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है, जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है। थैंक यू।